नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। राजस्थान प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 जून को जालौर और सांचौर के दौरे पर रहेंगे। सीएम सांचौर के डाक बंगला परिसर और जालौर के शिवराज स्टेडियम में सभा को संबोधित करने के बाद महंगाई राहत शिविर का अवलोकन भी करेंगे। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का वो शिलान्यास भी करने वाले हैं। सीएम अशोक गहलोत के दौरे को लेकर सांचौर में मंत्री सुखराम बिश्नोई और जालौर में पुखराज पाराशर सहित कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में तैयारियां चल रही हैं। सांचौर के जिला बनने के बाद पहली बार सीएम अशोक गहलोत सांचौर के दौरे पर आ रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत के दौरे को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। लोगों में बड़ा जोश है मुख्यमंत्री की इस आम सभा को लेकर के। जोश होना स्वाभाविक है क्योंकि राजस्थान में जो 19 जिले बने उनमें सांचौर जिला बना है। पूरी तैयारियां चल रही है। जिस तरह से पूरा प्रोटोकॉल और जो निर्देश एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना हुआ है उसी हिसाब से हेलीपैड और एसपी मैडम भी साथ में और वो एसपी सांचौर जो मैडम है वो भी साथ में हम लोगों ने देखा है। मंत्री जी भी वहाँ पे उपस्थित थे, तो वहाँ पे हेलीपैड, सभा स्थल, कैंप की व्यवस्थाएं, सब चीज़ें हमने देखी हैं। और अभी विभागीय अधिकारी जो हमारे DLOs हैं और जो BLOs जो जालौर से वो आए उनकी भी हमने पूरी समीक्षा की है। कोशिश यही है कि कैंप विजिट, सभा स्थल और सभी चीज़ें लोकार्पण शिलान्यास जो होंगे सुचारू रूप से। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ संवाददाता मेघाराम यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कहां-कहां का दौरा मुख्यमंत्री का होने वाला है। जी आलोक, बताना चाहूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 जून को जालौर व सांचौर के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, यहाँ महंगाई राहत शिविर का अवलोकन करेंगे, साथ ही विकास कार्यों का भी शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही दौरे में कहां-कहां जाएंगे, किन किन चीज़ों का अवलोकन करेंगे, राहत शिविर कैंप का भी वो जिस तरह से अवलोकन करने वाले हैं, कितने शिविर कैंप यहां पर चलाए जाते हैं, उन सब के बारे में एक बार आपसे जानकारी चाहेंगे। तो जिला कलेक्टर और एसपी ने निरीक्षण किया है। सांचौर के और जालौर के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में इसके चलते गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। युवा मामले, खेल, सूचना और जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि राज्य सरकार ने गौवंश के संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर पशुपालकों को प्रदेश में बड़ी राहत दी है। चांदना हिंडौली उपखंड अकोलिया रेंज में बनने वाली जिले की सबसे बड़ी नदी गौशाला के शिलान्यास समारोह में बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीणों, किसानों और पशुपालकों को संबोधित किया गया है। नंदीशाला के निर्माण से जहां एक और गौवंश का संरक्षण सुनिश्चित होने वाला है, वहीं दूसरी ओर किसानों को आवारा पशुओं के कारण होने वाली फसल के नुकसान से भी राहत मिलेगी। तो अशोक चांदना ने नंदीशाला का शिलान्यास किया है और गौवंश के संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं भी संचालित की हैं। तो ग्रामीणों किसानों, हमारे जिले की सभी प्रबुद्धजनों की और हिंडोली नैनवा तहसील के सभी वरिष्ठ जनों की बड़ी इच्छा थी कि बारिश का मौसम आता है, बारिश के मौसम के बाद में जब फसलें बड़ी हो जाती हैं तो नंदी गाय, बूढ़ी गाय, केड़े केड़ियाँ वो जब खेतों में घुसती है तो मनुष्य और गाय बैल के बीच में एक बड़ा खिंचाव, तनाव हो जाता है उस समय के दौरान, और उस समय गौवंश की बड़ी बेकदरी होती है। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं या तो गौवंश के द्वारा किसान की हानि होती है या किसान के द्वारा गौवंश की हानि होती है। तो ये हमारा इलाका, यहाँ पर ज़मीन गौचर ही ज़मीन है, गायों के लिए आरक्षित सरकार की ज़मीन है। तो अशोक चांदना ने नंदीशाला का शिलान्यास किया है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हरीश आचार्य यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हरीश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से नंदीशाला का उद्घाटन किया गया है, क्या लक्ष्य है इस पूरी शाला का बनाने का और इससे गौवंशों का किस तरह से संरक्षण हो पाएगा? जिस तरीके की जो चीज वहाँ पे ये उद्घाटन हुआ है और 1300 बीघा जो क्षेत्रफल है
जमीन का, उसके अंदर ये इसका उद्घाटन हुआ नंदीशाला का। उस नंदीशाला का जो करने का ये था, जो गवर्नमेंट बाहर रोड पे यहाँ किसानों के खेतों में रात को जाकर नुकसान करते हैं, इसको किसानों को भी फायदा मिलेगा। और किसानों को फायदा मिलने के साथ में जो है नंदीशाला जो खोली गई है उसको लेके ये कहा गया है कि जिस तरीके से गौओं को जो अत्याचार हो रहा है, नंदीशाला पर अत्याचार हो रहा है, तो उनके रहने के लिए जो ये जगह बनाई गई है उसको लेके मतलब उनको काफी राहत मिलेगी। इसके अंदर 800 बीघा के अंदर तो कम से कम गायों और नंदीशालों के लिए जो है वो पानी की व्यवस्था और हरे चारे की व्यवस्था होगी उगाने के लिए। और उसको जो 500 बीघा बस्ती है उसके अंदर गौशाला का, जो नंदीशाला का निर्माण होके और उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। जी, इसके साथ ही जिस तरह से नंदीशाला का भी यहाँ पर प्रबंध किया जा रहा है, जिस तरह से अशोक चांदना यहाँ पर पहुंचे हुए थे, इन्होंने और क्या मुख्य बातें कही? उन्होंने यही कहा आने वाले समय में भी अगर ये नंदीशाला का जो प्रोजेक्ट हमारा है बहुत बड़ा है और ये सक्सेस हो जाता है और सभी को अच्छा लगता है, तो हम आने वाले जो समय में है और जिलों में भी इसकी व्यवस्था करेंगे और इस तरह की नंदीशाला खोली जाएगी, जिससे जो नंदीशाला के जो गायों के लिए है और नंदों के लिए है उनके लिए अलग से व्यवस्था हो सके, ताकि उन पर अत्याचार नहीं हो और उनको रहने की एक जगह मिल सके। और उससे जो ये बाहर घूमते हैं खेत की तरफ या तो जो रात को जैसे किसानों के खेतों में चले जाते हैं उनको जो है राहत मिलेगी किसानों को भी इससे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने सूचना केंद्र परिसर में ई लाइब्रेरी और वाचनालय निर्माण और प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया है। नगर विकास न्यास द्वारा ये निर्माण कार्य करवाया जा रहा है और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए ये ई लाइब्रेरी लाभदायक साबित होगी। यहाँ अध्ययन का बेहतर माहौल मिलेगा। उन्होंने सूचना केंद्रों को ज्ञान का भंडार बताया है और साथ ही ये भी कहा कि यहाँ के शोध संदर्भ पुस्तकालय आमजन के लिए उपयोगी होते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यहाँ बनने वाले वाचनालय और वरिष्ठ नागरिकों के अध्ययन और मनोरंजन कक्ष का बेहतर उपयोग होगा। ई लाइब्रेरी और वाचनालय का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। अब अध्ययन को और भी बेहतर बनाया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री ने सूचना केंद्र परिसर में शिलान्यास किया है। ई लाइब्रेरी और वाचनालय केंद्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण काम किया गया है। अब इससे अध्ययन का और भी बेहतर माहौल मिल पाएगा। बीडी कल्ला ने इसके संदर्भ में पूरी जानकारी भी दी है और साफ तौर पर संकेत दिया है कि इससे युवाओं का भविष्य और भी उज्जवल हो पाएगा। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ सुरेश जैन यहां पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ई लाइब्रेरी और वाचनालय की सौगात मिलने वाली है, क्या बड़ा परिवर्तन होगा इससे? आलोक, आपको बता दूं कि डॉक्टर बीडी कल्ला ने सूचना केंद्र परिसर में ई लाइब्रेरी एवं वाचनालय निर्माण तथा प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए यह ई लाइब्रेरी लाभदायक साबित होगी। यहाँ अध्ययन का बेहतर माहौल मिलेगा। जी आलोक, बीडी कल्ला भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, इन्होंने क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं, वो भी आपसे एक बार विस्तार से जानना चाहेंगे सुरेश। उन्होंने कहा कि यहाँ बनने वाले वाचनालय तथा वरिष्ठ नागरिकों के अध्ययन एवं मनोरंजन कक्ष का यहाँ पे बेहतर प्रयोग होगा, जिससे सूचना केंद्रों का ज्ञान का भंडार बताते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के शोध संदर्भ पुस्तकालय आमजन के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। जी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया। आबू रोड में महावीर इंटरनेशनल ने खड़ात ग्राम में एपेक्स की तरफ से चलाए जा रहे गरिमा प्रोजेक्ट के तहत सैनिटरी नैपकिन वितरण और इस प्रोजेक्ट के पोस्टर विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस अवसर पर वीरा विंग की सदस्यों ने उपस्थित महिलाओं और किशोरियों को मासिक धर्म के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है।
साथ ही उन्हें सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे सैनिटरी नैपकिन को कहां से प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाई है। तो सैनिटरी नैपकिन बांटे गए हैं और साथ ही महिलाओं को यह भी बताया गया है कि सैनिटरी नैपकिन कहां से प्राप्त किए जा सकते हैं। महावीर इंटरनेशनल में गरिमा प्रोजेक्ट का आयोजन हुआ है। प्रोजेक्ट के तहत पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। प्रयागराज बागबरी मठ महंत बलबीर गिरी महाराज ने कहा है कि वर्तमान युवा पीढ़ी को भटकाव के रास्ते से बचाने के लिए सनातन संस्कृति और सभ्यता को अपनाना होगा। प्रयागराज के बागंबरी मठ के महंत बलबीर गिरी जी महाराज चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने दूर की स्थित कालिका माता मंदिर में पूजा अर्चना करके खुशहाली की कामना की। वहीं शहर के मध्य स्थित श्री हजारेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ का अभिषेक किया। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थिति में पाश्चात्य सभ्यता को छोड़कर सनातन धर्म को अपनाना होगा। उनका कहना है कि जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी सनातन धर्म प्राचीन सभ्यता को अपनाते हुए काम कर रहे हैं, जो कि भारत को विश्व गुरु बनाने में मदद करेगा। तो बागंबरी मठ महंत ने खुशहाली की कामना की है। साथ ही कालिका माता मंदिर में पूजा अर्चना भी की और युवा पीढ़ी को सनातन धर्म अपनाना होगा, ये भी बलबीर गिरी महाराज ने कहा है। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग। देखिए, सर्वे भवन्तु की भावना से हम यहाँ आए। हम जब भी भारत में कहीं भी यात्राएं करते हैं, धर्म यात्राएं करते हैं, जितने भी तीर्थों में हम जाते हैं तो हम विश्व के कल्याण के लिए यात्राएं करते हैं। और इस मेवाड़ की भूमि में आकर यहाँ तो जो वीरों की गाथाएं सुन रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ वीरों का योगदान रहा इस भूमि के लिए, ये अपने आप में अतुलनीय है, अविश्वसनीय है। विश्वास भी नहीं होता कि इस तरह के ऐसे वीर यहाँ पर हुए होंगे। तो पहले तो इस मेवाड़ की भूमि को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम मेरा। और मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगा इस भूमि पर आकर कि देखिए, अपने सनातन संस्कृति के लिए हमारे वीरों ने कैसे कैसे योगदान दिया है। अगर आपको सनातन को विश्व स्तर पर उसी तरीके से रखना, जो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा नारा लगाया जाता है, उसका पहला प्रमाण ऐसी भूमियों से लिया जा सकता है जिस तरीके से हमारे अनादिकाल के समय में, जो आज से तकरीबन 400-500 साल पुराना इतिहास है, इसमें जो हमारे वीरों ने योगदान दिए अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धरोहर को बचाने के लिए, हमें इन सभी से प्रेरणा लेनी चाहिए। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो गोपाल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बलबीर गिरी महाराज चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे, क्या संदेश उन्होंने दिया है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि प्रयागराज बागंबरी मठ के महंत बलबीर गिरी जी चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे देर शाम। तो यहाँ पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया है। सबसे पहले चित्तौड़ दुर्ग कालिका माता मंदिर में जाकर उन्होंने खुशहाली की कामना की है। वहीं हजारेश्वर महादेव मंदिर में भी उन्होंने यहाँ पर आकर अभिषेक किया है और सुख शांति की कामना की है। वहीं उन्होंने जब प्राइम न्यूज के दर्शकों से, प्राइम न्यूज चैनल की टीम से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन धर्म और संस्कृति को जीवंत रखने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने एक उदाहरण भी पेश किया है कि जिस तरह से नई संसद की बिल्डिंग का यहाँ पर भवन का जो पूजा पाठ की गई, वो सनातन परंपरा को ध्यान में रखते हुए की गई है। तो उन्होंने भटकते हुए युवाओं को भी संदेश देने का संदेश दिया है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने सनातन धर्म और सभ्यता को ना भूलें। उसी से देश की जो देश में जो विश्व गुरु बनने की जो एक कदम बढ़ाए जा रहे हैं, उसमें कामयाबी मिलेगी। और उसके बाद आज सवेरे बालगिरी जी महाराज यहाँ से चित्तौड़गढ़ से प्रस्थान किया है यूपी में। तो एक बात और बता दूं आलोक की, यूपी सरकार ने उन्हें Z+ सुरक्षा दी है। भारी सुरक्षा के बीच यहाँ पर देर शाम यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ पर स्थानीय पुलिस की भी सेवाएं दी गई थी। आलोक, आप लगातार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े रहिएगा। एक और बड़ी खबर है चित्तौड़गढ़ से, जो अपने दर्शकों को हम बताएंगे। विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग पर 3 सालों से विजय स्तंभ पर ताला लटका हुआ है। कोरोना काल के समय बंद हुए विजय स्तंभ के गेट अभी तक नहीं खुले। देशी विदेशी पर्यटकों को बाहर से ही देखने का टिकट लेना पड़ता है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की मनमानी से आमजन में नाराजगी है। प्रतिदिन 1000 से अधिक पर्यटक यहां पहुंचते हैं और विजय स्तंभ बंद होने से लोगों को निराशा भी हाथ लगती है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ संवाददाता गोपाल चतुर्वेदी यहां पर जुड़े हुए हैं। तो गोपाल, आपसे जानना चाहेंगे, जब पर्यटक यहां पर आते हैं तो उन्होंने किस तरह से अपनी निराशा व्यक्त की है, पर्यटक क्या चाहते हैं और इसमें आखिरकार पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का क्या कहना है? आलोक, बताना चाहूंगा 2020 में यहाँ पर जब कोरोना काल का पीक टाइम शुरू हुआ था तब से लेकर के और आज 2023 चल रहा है। लगातार 3 वर्षों से दुर्ग की प्राचीन धरोहरों को अधिकांश जगह पर बंद रखा गया है, जिसमें प्रमुख रूप से बात की जाए तो विजय स्तंभ के गेट जो है पिछले 3 साल से बंद है। जब इसके बारे में अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया जाता है तो वो अपनी हताशा बताते हैं कि हम लोग इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते, जोधपुर विभाग के अधिकारी बता पाएंगे। कुछ पर्यटकों से हमारी बात हुई थी तो पर्यटकों ने ये बताया है कि अगर इसको बंद किया हुआ है तो टिकट क्यों लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं 1 से 2000 पर्यटक यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पहुंचते हैं, तो इसके बाहर से इसको देखने का भी यहाँ पर टिकट लिया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। और यहाँ पर मैं पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से मैंने बात करने का प्रयास भी किया तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है कि कहीं ना कहीं ये कहीं मिली भगत है, क्योंकि अन्य जगहों पर या लगभग सभी जगहों पर जो प्राचीन धरोहरें हैं खोल दी गई है आम जनता के लिए। ऐसे में अगर विजय स्तंभ को बंद रखा गया है तो कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की लापरवाही उजागर होती है। एक बात और बताना चाहूंगा कि कोरोना काल समाप्त होने के बाद यहाँ पर जब इसको खोलने के लिए कहा गया था तो उन्होंने रख रखाव का हवाला दिया। यहाँ पर रख रखाव बिल्कुल नहीं किया गया है, उसकी जरूरत भी यहाँ पर महसूस नहीं करेगी यह लोग। कुल मिलाकर के यहाँ पर आम जन को विजय स्तंभ पर चढ़ने से रोका जा रहा है और यहाँ पर बंदरों का आतंक लगातार विजय स्तंभ की प्रथम 2 माले पर देखा जा सकता है। तस्वीरों में भी यहाँ पर देखा जा रहा होगा। तो कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को भी यहाँ पर चाहिए कि जो देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं, दुर्ग की जो खास उपलब्धि है विजय स्तंभ, उसको देखने से वंचित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं प्राइम न्यूज के पर समाचार प्रसारित होने के बाद हो सकता है पुरातत्व विभाग के अधिकारी यहाँ पर जागृत होंगे और विजय स्तंभ के ताले खुलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। कोटा की किशोरपुरा पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जो आईपीएस अधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर और क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर लोगों को ठगने का काम किया करता था, लोगों से पैसे भी ऐंठता था। आपको बता दें कि आरोपी सिर्फ 3री कक्षा तक पास है और लेकिन वो अधिकारियों से फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है। आपको बता दें कि इस ठग ने राजनेता और अधिकारियों को भी इसका शिकार बनाया। पूछताछ में सामने आया कि शिवा ने पहले भी बीजेपी के विधायक चंद्रकांता मेघवाल से क्राइम ब्रांच का अफसर बनकर ठगी की थी, किसी परिचित के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाए, इसके एवज में 30,000 का कमीशन लिया और इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से पुलिस की 2 वर्दी, राजवीर सिंह के नाम की नेम प्लेट, लाल IT बूट, इसके साथ ही पिकअप, राउंड कैप और 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। आरोपी अपने दोस्त भुवनेश मीणा के साथ मिलकर कोटा में 3-4 लोगों को ठग चुका है। माउंट आबू में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर माउंट आबू के राजभवन में तेलंगाना मूल के लोगों से बातचीत की है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत विविधता में एकता की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से राजभवन स्तर पर राज्यों के स्थापना दिवस मनाने की पहल की गई है। उन्होंने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि आज ही के दिन साल 2014 में तेलंगाना राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इस दृष्टि से ये देश का सबसे युवा राज्य है। राज्यपाल ने कहा कि विभिन्न राज्यों में भाषाई, रहन सहन, खान पान की विविधता के बाद भी हमारे यहाँ एकता का भाव है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ संवाददाता मगन प्रजापति यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातें कही? जी बिल्कुल आलोक, आपको बता दूं कि यहाँ पर जो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं
वो 15 दिन के प्रवास को लेकर कल यहाँ पर सुल्तानपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस देर रात को यहाँ अबरोज पहुंचे थे। उसके बाद वे देर रात को वहां से करीब 9:30 बजे रेलवे स्टेशन रवाना होकर 10:15 पर माउंट आबू के राजभवन पहुंच गए थे। उसके बाद आज कार्यक्रमों का दौर शुरू हो गया है। आलोक, मैं बता दूं कि आज करीब दोपहर को यहाँ पर राज्यपाल जो कलराज मिश्र हैं, उन्होंने तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने राजभवन में तेलंगाना मूल के लोगों से वार्ता की। वहीं राज्यपाल ने कहा कि एक साल यहाँ भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत देशता में एकता की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से राजभवन स्तर पर राज्य को स्थापना दिवस बनाने की पहल की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दृष्टि से यह देश का सबसे युवा राज्य है और राज्य में राज्यपाल ने कहा कि विभिन्न राज्यों में भाषाई रहन सहन खान पान की विविधता के बाद भी हमारे यहाँ एकता का भाव है। इस दरमियान यहाँ आलोक में बता दूं कि जिला कलेक्टर डॉक्टर भवरलाल एसपी ममता गुप्ता के साथ कई अधिकारी व जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। जी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।